आईपीएल का ऑक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है और सबके यहाँ पे स्क्वाड हमें पता चल चुके हैं। आईपीएल ऑक्शन में 2-3 चीज़ें थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी। एक सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को 23 पॉइंट कितने करोड़ रुपए में यहाँ पे कोलकाता ने दोबारा से रिटेन किया। ये थोड़ा शॉकिंग था। अगर पहले ही उसे रिटेन ही करना था तो तुम्हें ऑक्शन में भेजा ही क्यों? रमनदीप सिंह को यहाँ पे उन्होंने रिटेन किया, जबकि यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को रिटेन नहीं किया। ये मेरा थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि रमनदीप सिंह तो एक यंगस्टर था, उसके पीछे कोई भी टीम नहीं जाती, जबकि वेंकटेश अय्यर थोड़ा बहुत मतलब 4-5 सालों से यहाँ पे कोलकाता के लिए खेल रहा है और उन्हें पता भी था कि यहाँ पे उसके पीछे टीमें जाएगी और 10 से 15 करोड़ में वो मतलब 10 से 11-12 करोड़ में यहाँ पे जाने की संभावना थी उसकी, तो फिर उसे रिटेन क्यों नहीं किया? इससे अच्छा ये होता कोलकाता की टीम यहाँ पे 10 से 11-12 करोड़ रुपए में यहाँ पे क्या नाम था वेंकटेश अय्यर को रिटेन कर लेती और रमनदीप सिंह को ऑक्शन में भेज देती, तो रमनदीप सिंह उन्हें दोबारा भी मिल जाते। अब 23 करोड़, सवा 23 करोड़ रुपए या फिर पौने 24 करोड़ रुपए में यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को खरीद के यहाँ पे कोई भी समझदारी वाले काम नहीं किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ऐसा कोई वेंकटेश अय्यर तोप तो है नहीं कि उसने कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था। पिछले सीजन में उसने 1 या 2 पारी खेली थी अच्छी कोलकाता के लिए, और बाकी मुझे नहीं लगता वो इतना कोई ख़ास है कि 24 करोड़ रुपए लगभग उसे देने के लायक है। ये थोड़ा शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा पैसे थे जो बिल्कुल भी देने के वो नहीं थे। दूसरा शॉकिंग चीज़ ये थी, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो इतना तगड़ा प्लेयर है आईपीएल का, और मतलब ओपनर किसी भी टीम ने उसे बाय नहीं किया। ये थोड़ी हैरानी हुई मुझे। 1-2 करोड़ में इजीली डेविड वार्नर मिल जाता, और अगर उसका एक सीज़न अच्छा जाता तो सारे सीज़न में अच्छा करता। पर इसके पीछे के जो जिम्मेदार होते हैं वो यही प्लेयर होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी खतरनाक बैटिंग होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद ये स्लो मोड में आ जाते हैं। वो थोड़ा शॉकिंग होता है, और यही रीज़न होता है कि आईपीएल में ऐसे लोगों की कदर नहीं होती, जिसका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, जो डिफेंसिव खेलते हैं। जो दूसरा उदाहरण देख लो केएल राहुल का। केएल राहुल कितना खतरनाक प्लेयर है सबको जानते हैं, लेकिन केएल राहुल को सब चीज़ होने के बावजूद भी वो फिर भी अपना गेम नहीं बदलता और डिफेंसिव लगा रहता है टका-टका। और यही रीज़न है कि केएल राहुल जैसा प्लेयर 14 करोड़ रुपए में यहाँ पे दिल्ली ने खरीद दिया है, जबकि केएल राहुल जैसा प्लेयर भी 22-24 करोड़ रुपए का होना चाहिए था, जो सीएसके और ऋषभ पंत का हो चुका है। ऋषभ पंत बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि 27 करोड़ रुपए में अनएक्सपेक्टेड, इतना कोई खास नाम है नहीं ऋषभ पंत का, जितना जो आईपीएल में उसने कुछ ऐसा कुछ खास उखाड़ा नहीं है। उसे 27 करोड़ देना बहुत ही महंगा साबित है। मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ खास कर पाएगा 27 करोड़ रुपए के लायक। और सीरियस अय्यर की भी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 26.27 करोड़ रुपए में भी सीरियस अय्यर बहुत ही महंगा है। यहाँ पे आईपीएल की जो बोली होनी चाहिए वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे ज़्यादा बोली बहुत ज़्यादा हो जाती है। 20 करोड़ से ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं प्लेयर को देके। फ्रेंचाइजी पता नहीं क्या करना चाहती है, ये समझ से परे है। 20 करोड़ 27 करोड़ पौने 27 करोड़ रुपए में सीरियस अय्यर और ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कुछ कारगर है, क्योंकि पिछले साल अगर रिकॉर्ड देखें सीरियस अय्यर का तो कुछ खास उसने परफॉर्म किया भी नहीं था केकेआर के लिए। और यहीं पिछले साल या 1-2 साल की बात करें तो ऋषभ पंत भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा, चाहे इंटरनेशनल T20 की बात करें या फिर बात करें आईपीएल की। तो आईपीएल के नाम उसके कुछ खास नहीं है। एक आधा शतक जरूर है उसके नाम आईपीएल में, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था, मुझे नहीं लगता ये इतने लायक था। एक प्लेयर की और बात होगी जो हर साल आईपीएल आता है, लेकिन वो प्लेयर कंफर्म है कि वो प्लेयर हर साल बाय होगा, कोई ना कोई टीम उस प्लेयर को खरीदेगी। वो प्लेयर कौन है? वो प्लेयर है आईपीएल इतिहास का सबसे भयंकर प्लेयर। वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि जयदेव उनाडकट है। जयदेव उनाडकट जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से बिक्री में आ रहा है, और कोई ना कोई टीम से हर साल खरीद लेती है। पहले जयदेव उनाडकट कभी 13 करोड़, कभी 12 करोड़, कभी 14 करोड़ में जाया करता था, लेकिन ऐसा कोई आईपीएल नहीं होता जब जयदेव उनाडकट कभी भी आईपीएल से बाहर हुआ हो। हर साल कोई ना कोई टीम से खरीद लेती है, और इस साल भी देखो 1.5 करोड़ रुपए में यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने जयदेव उनाडकट को खरीद ही लिया है। चाहे उसे मैच खिलाए ना खिलाए, लेकिन जयदेव उनाडकट क्या किस्मत लेके आ रहा है भाई, ये तो भगवान ही जानता है। पर बहुत ही बढ़िया है जयदेव उनाडकट। सारा शॉकिंग तो ये था कि आरसीबी की टीम यहाँ पे करना क्या चाहती थी हम सबको नहीं पता। आरसीबी के फैंस यहाँ पे आरसीबी की हार पहले ही सोच लेते हैं, क्योंकि ऑक्शन में आके आरसीबी ऐसा गुड़ गोबर करती है कि समझ ही नहीं पाते कि आखिर करना क्या चाहती है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मुंबई इंडियंस के बारे में, क्योंकि मुंबई ने कल भी पिक नहीं किया था और 1-2 प्लेयर को खरीदा था, ट्रेंट बोल्ट को और एक आधे प्लेयर को। और मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने कहा ओपनर कौन होगा, मुंबई के पास बॉलर कौन होगा, लेकिन दूसरे दिन मुंबई ने ऐसा तगड़ा गेम दिखाया कि अब सबसे खतरनाक टीम इस साल कोई है तो मुंबई इंडियंस है, और मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस 100% हो चुके हैं। इस साल की ट्रॉफी अगर कोई जीतेगी तो वो यहाँ जीतेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस को ओपनर चाहिए था रियान रिकल्टन। उन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपये में रियान रिकल्टन जैसा प्लेयर मिल चुका है खतरनाक, जो क्विंटन डी कॉक की कॉपी है। और रोहित शर्मा रियान रिकल्टन की अगर साझेदारी होगी तो वो तूफान मचा देंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और न जाने उन पे, और विल जैक्स उन्होंने जो ऐड किया भाई, उनकी बैटिंग लाइनअप वो हो। विल जैक्स के आने से उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी होगी। बॉलिंग में उनके पास ट्रेंट बोल्ट आ चुका है, बुमराह आ चुका है, और क्या अपना ये
दीपक चहर आ चुका है, पेस बॉलिंग की उन पे कमी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने 1-2 बॉलर और लिए जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। साथ ही साथ स्पिनर की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे-अच्छे स्पिनर भी उन्होंने ले लिए। तो उनका जो ग्रुप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उनकी जो टीम है, और मुझे लगता है कि मुंबई इस साल की पक्की चैंपियन है। उन्होंने बहुत ही वर्कआउट किया अपने जो दूसरे दिन का ऑक्शन था, उन्होंने तबाही मचा दी भाई, मानना पड़ेगा। दूसरे दिन का ऑक्शन मुंबई खींच के ले गया। लेकिन यहाँ पे आरसीबी वाले करना क्या चाहते थे, मैं परे था, क्योंकि आरसीबी की फ्लैट पिच है, इन्हें पता है चिन्नास्वामी में हमें बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। लेकिन आरसीबी ने किया क्या, मुझे समझ नहीं पा रहा। इन्हें एक स्पेशलिस्ट चाहिए था, इन्हें कोई चाहिए था खूंखार बॉलर, जैसे मिचेल स्टार्क हो गया या फिर ट्रेंट बोल्ट हो गया। ये क्यों नहीं गए उनके पास? साथ में लास्ट में जो इतने सारे प्लेयर थे अनसोल्ड गए, उनमें से बहुत सारे प्लेयर ये बाय कर सकते थे। एडम माइन अनसोल्ड गया। 1 करोड़ रुपए में एडम माइन जैसा बॉलर इन्हें मिल जाता, इन्होंने क्यों उसके पीछे नहीं गए? साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का प्लेयर, बहुत सारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर जिन्हें मुंबई ने खरीदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेजेंड विलियम्स कितना अच्छा बॉलर था। यहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए में मुंबई ने उसे अपनी टीम में जोड़ लिया है। मुंबई की टीम कितनी डिस्ट्रक्टिव हो गई है। आरसीबी यहाँ पे बॉलिंग पे ध्यान क्यों नहीं देती, मुझे समझ नहीं आ रहा। आरसीबी हमेशा की तरह गलती करती जा रही है। वो यहाँ पे ऑलराउंडर को बाय करती थी शुरू से आते, और यही रीज़न है कि हारती थी। उन्हें ऑलराउंडर को नहीं यहाँ पे बल्कि स्पेशलिस्ट को बाय करना ज़्यादा सही था, क्योंकि उनके मैचेस होते चिन्नास्वामी में उनको ऑलराउंडर नहीं बचा पाएंगे। जैसे रोमियो शेफर्ड उन्होंने लिया है, तो रोमी शेफर्ड को ये मैच खिलाएंगे, 1-2 मैच खिलाएंगे, अगर उसकी पिटाई होगी फिर उसे बाहर बिठा देंगे। हजारी जोसेफ की तरह उसका हाल होगा, क्योंकि इनके पीछे फ्लैट, और वहाँ पे हजारी जोसेफ का क्या हाल हुआ था सबको पता है। एक मैच खिलाने के बाद आरसीबी ने उसे पूरे सीजन भारी बिठा दिया था, 14 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी। तो यहाँ पे रोमियो शेफर्ड का भी यही हाल होगा। तो आरसीबी मुझे समझ नहीं आता करना क्या चाहती है, क्यों ऑलराउंडर बाय करना चाहती है। विल जैक्स को उन्होंने क्यों नहीं खरीदा, जबकि इतना अच्छा ऑप्शन था। आरटीएम का कार्ड करती है, इनकी बैटिंग लाइनअप क्या तगड़ी हो जाती। विल जैक्स ने पिछले साल क्या तूफानी शतक मारा था और एक तरफा आरसीबी को मुकाबला जिता दिया था। उसके बावजूद भी आरसीबी ने यहाँ पे विल जैक्स को आरटीएम नहीं करा, मैं तो थोड़ा हैरान था। साथ ही साथ आरसीबी की बॉलिंग देख के कोई बोल देगा कि ये टूर्नामेंट जीतने के लायक है टीम। भुवनेश्वर कुमार जो 6-7 साल पहले था वो अब नहीं है। भुवनेश्वर कुमार की लाइन लेंथ पूरी बिगड़ चुकी है। अब वो उस लेवल का प्लेयर नहीं रह चुका है कि तुम मुझे 10 करोड़ 75 लाख रुपए दे रहे हो। भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा बाय था, मैं भी कहता हूँ भुवनेश्वर कुमार अच्छा है, क्योंकि स्लो करता है, रन रोक सकता है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कुछ इफेक्टिव है। जॉस हेजलवुड के पीछे इन्हें नहीं जाना था, क्योंकि जॉस हेजलवुड इनके विकेट टेकर बॉलर नहीं है। वो थोड़े बहुत बॉल करा देगा, लेकिन रन नहीं रोक पाएगा और ना ही विकेट ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इनको सिराज को इन्हें वापस रखना था। सिराज की जगह ने यश दयाल को रखा, जो बहुत ही शॉकिंग था। मेरा सिराज इंटरनेशनल बॉलर है, यश दयाल अभी टीम में भी नहीं है, तो यश दयाल को इन्होंने रख के मुझे समझ नहीं कौन सी समझदारी करी है। उसके साथ यहाँ पे युजवेंद्र चहल को भी वापस ला सकते थे, जो चहल को भी वापस भी नहीं लाए, वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। और स्पिनर्स की बात करेंगे तो सुयश शर्मा कौन है भाई? चहल और सुयश शर्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे समझ नहीं आया आरसीबी क्या करना चाहती थी, किसको टारगेट करना चाहती थी, इनका कुछ समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट था इनके पास, टारगेट कर सकती थी, उसके पीछे नहीं गए। ट्रेंट बोल्ट के पीछे मिचेल स्टार्क था, उसके पीछे नहीं गए। सामी को टारगेट कर सकती थी, अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, सामी को टारगेट नहीं किया इन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहती थी। तो वही आरसीबी वालों का मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।